समझता हूँ कि सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। उसकी एक बड़ी अहम वजह ये है कि जो मुज़ाकरात का पहला दौर पाकिस्तान की कोशिशों से, काविशों से हुआ, पूरी दुनिया ने उसको एप्रिशिएट किया। उसके अंदर जो सबसे अहम कोशिश थी वो ये थी कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद की बहाली को मज़ीद बेहतर किया जाए और इसी के ऊपर बड़ा काम हुआ। मुज़ाकरात के बहुत सारे नुकात भी तय होते नज़र आए, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद बहुत सारे इक़दामात सदर ट्रंप की तरफ से ऐसे हुए, कुछ मामलात ईरान की तरफ से भी हुए, लेकिन ज़्यादातर इक़दामात सदर ट्रंप के ट्वीट्स की शक्ल में, तज़ादात की शक्ल में ऐसे हुए कि वो जो एतमाद है वो बद-एतमादी में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। और उसके बाद फिर जिस अंदाज़ में इन्होंने फील्ड मार्शल साहब गए तेहरान, 3 दिन रुके रहे और कोशिश करके आपने हुर्मुज़ को खुलवाया ईरान से, और उसी तरह उसके जवाब में बजाय उसको खैर-सगाली के तौर पे खोलते और जारी रखा जाता, प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जिस अंदाज़ में बहरी नाकाबंदी कर दी, उसने सूरत-ए-हाल को मज़ीद मुश्किल और परेशान-कुन कर दिया। देखिए, इस जंग के अंदर एक बुनियादी नुक्ता बार-बार हम डिस्कस करते आए हैं कि किसी भी हालत में बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होने चाहिए। यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब है कि जंग फैल जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, लेकिन बूट्स ऑन द सी भी उतने ही खतरनाक हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि उस अंदाज में अमल नहीं किया और मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि बूट्स ऑन द सी यानी नेवी मेरीन्स का इस तरह सारा कुछ कंट्रोल करना, ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन अमेरिकन नेवी ये कर सकेगी, ये बड़ा एक अहम सवाल है। हामिद साहब, ये जंग शुरू करना भी मिस कैलकुलेशन थी और अभी भी जब मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हो चुकी थी, दूसरे राउंड में काफ़ी बड़ी पेशरफ्त या ब्रेक थ्रू का इम्कान भी था, तो अब एक बार फिर से ये कब तक गलत अंदाज़ों पे इस जंग को बढ़ाया जाता रहेगा? अपने इत्तेहादियों, अपने अवाम की मुखालफत जो उसकी कीमत है वो चुकाई जाती रहेगी, क्योंकि अभी एतमाद और संजीदगी की बात कर रहा है ईरान। वो कह रहा है कि हम दरवाजे बंद नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए संजीदगी और एतमाद का मुजाहरा करना होगा। तो तवक्को क्या की जाए, कब तक ये यूं ही चलता रहेगा? यही सबसे अहम बात है जुनैद। देखिए, एतमाद के लिए सबसे ज़रूरी बात है सीरियसनेस दिखाना और इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर सदर ट्रंप उस यहूदी लॉबी के ज़ेरे असर नज़र आ रहे हैं जिसने पूरे अमेरिका को और सदर ट्रंप को इस दलदल में फंसाया है। उससे पहले भी सारी कैलकुलेशन यही थी कि ईरान के साथ अमेरिका को डायरेक्ट जंग में अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने और उसकी मक्कारी ने अमेरिका को इस दलदल में फंसाया। दूसरी बात यह है कि जो मैं बार-बार कहता हूं कि बाद जो रिजीम चेंज की अमेरिका कर रहा था, जिस अंदाज में अमेरिकन आर्मी चीफ को इख्तिलाफ बूट्स ऑन द ग्राउंड पे इख्तिलाफात और दूसरे इख्तिलाफात की बिना पे बरतरफ किया गया, अटॉर्नी जनरल बरतरफ हो चुकी हैं। कल आपने देखा कि अपने नेवी चीफ को जैसे ही नेवी के ऊपर बोझ डाला गया, नेवी से एक समझ रहे कि मैं इसी तरफ आने लगा था गया है, तो खान साहब के ये जो वजीर बहरिया को हटाया गया, इससे पहले वजीर मेहनत ने इस्तीफा दे दिया, उससे पहले पूरी जो मिलिट्री लीडरशिप थी पीट हेगसेथ ने उनको रास्ते से हटा दिया, और फिर उससे पहले जो एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट था उसके हेड भी इस्तीफा दे चुके हैं, और उन्होंने तो पूरी चार्जशीट भी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रजीम के खिलाफ दी थी। तो ये रजीम चेंज करने आए थे ईरान में, अपना इनका सेटअप जो है वो तहस नहस होता दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर ये होश के नाखून ना लिए जाएं, इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। और जिन्हें देखिए कि इसी हवाले से बुनियादी बात ये हो रही है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यहूदी लॉबी की प्रॉक्सी के तौर पर वहां पर फैसले ले रहे हैं, या वहां पर अमेरिका फर्स्ट की भी कोई बात होगी? पीट हेगसेथ हो या जैरेड किशनर हो या स्टीव विटकॉफ हो, ये सब यहूदी लॉबी के जो हैं वो एजेंट्स के तौर पे वहां बैठे हुए हैं। बदकिस्मती से ये उनके नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं। जेडी वैंस वो वाइस शख्स हैं जो कि अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और उनको इसीलिए ईरान ने बार बार कहा कि हम मुज़ाकरात उनके साथ उनकी मौजूदगी में करेंगे कि वो बेहतर फैसला लेंगे। देखिए, अमेरिकी अवाम की 70 to 80% जो आबादी है वो इस जंग के खिलाफ है। वो ये समझती है कि ईरान जो है वो डायरेक्ट अमेरिका के लिए कभी भी खतरा नहीं, ना था ना होगा। ये तो सिर्फ इजराइल की बनाई हुई कहानी है जिसके नतीजे में अमेरिका को इस जगत में घसीटा गया। आपकी ठीक है कि इजराइल की बिछाई हुई ये सारा जाल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं, लेकिन लगता यूं है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की अपनी आइडियोलॉजी भी यही है, क्योंकि इससे पहले जितने प्रेसिडेंट गुजरे उन पर भी नेतन्याहू इसी तरह से कोशिश करते रहे कि वो भी जंग में उन्हें खींच सकें, लेकिन इस कोशिश के बावजूद वो तमाम
तमाम प्रेसिडेंट अमेरिका को इसमें झोंकने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जो खुद कह के जो दावेदार थे कि वो अमन कायम करेंगे या वो जंगें रुकवाएंगे, उन्होंने शायद, जो आप मिस कैलकुलेशन की भी बात करते हैं, वेनेजुएला समझ लिया था, ईरान को भी, और वही वेनेजुएला वाला हाल वो वहाँ पर भी करना चाहते थे। रिजीम चेंज किया, वहाँ पर से शायद वो तमाम जो सुप्रीम लीडर समेत जो लीडरशिप थी उसको उठा के अमेरिका ही लाना चाहते थे और फिर अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते थे। लेकिन अगर अपनी भी उनकी आइडियोलॉजी यही है, तभी शायद वेनेजुएला हो गया, कनाडा को जम करने की बात हो गई, या फिर दीगर ममालिक जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि वो अभी ग्रीनलैंड पे शायद वो भी दावा रखते हैं वहाँ पर भी कि वहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो अपनी आइडियोलॉजी भी तो यही है, सिर्फ नेतन्याहू को कसूरवार ठहरा। जी इशाल, बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो तौसीफ पसंदाना इक़दाम के साथ तो और इरादों के साथ तो इक़्तिदार में आए ही थे, लेकिन जो उनका नारा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहीं बहुत पीछे चला गया है। कुछ जगह पे ये होता है कि आपकी आइडियोलॉजी कुछ और होती है, लेकिन जब आप मसनद सदारत पे आते हैं तो आपका बहुत सारे एक्शन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। यही बात जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखी, यही बात गार्डियन ने लिखी, यही बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी कि प्रेसिडेंट ट्रंप बतौर सदर फैसला साजी के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देते हैं इस मामले में, कि जहां पर बात आती है कि अमेरिका के लिए उसका क्या फायदा है। खुसूसी तौर पर दुनिया में देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप के आते ही उन्होंने नेटो से दुश्मनी ले ली, नेटो खत्म होती नजर आ रही है, यूरोप के साथ ताल्लुकात खराब होते नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया में टैरिफ लगाकर बहुत सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए। अमरीकी मईशत जो है वो एक बबल इकोनॉमी की शक्ल इख्तियार कर गई है जो किसी भी वक्त फट सकता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई हो गई, रिसेशन हो गया, डॉलर कितना कमजोर हो रहा है। पूरी दुनिया इसके असरात झेल रही है और कब तक ये सिलसिला जारी रहता है ये तो अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को आपके ख्याल में इसी तरह से कोशिशें जारी रखनी चाहिए? कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी बर्फ के पिघलने का? दूसरा, चाइना के बारे में अगर हमें सब आपसे मैं पूछ सकूं, चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बड़ा मौसर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा? ईरान टेबल टॉक पे आएगा? जिनमें देखिए चाइना बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, खुसूसी तौर पर जैसे ही आपने उसकी बहरी नाकाबंदी होती है और अगर ईरान का तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना, उसको तेल नहीं मिलता है और बहुत सारे मामलात खराब होते हैं, तो चाइना के बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। चाइना जहां बैक एंड पे ईरान की मदद कर रहा है, वहां पर उसको फ्रंट एंड पे भी आना पड़ेगा। चाइना की डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान और चाइना मिलकर हर हालत में इस मसले का पुरअमन हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की शक्ल में पूरी दुनिया को कामयाबी से नजर आ रही है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी जो है वो पूरी दुनिया में काम करती नजर आ रही है। लेकिन बुनियादी तौर पर बार बार इशू ये आ रहा है कि हर 2 घंटे बाद जो तजादात से भरे ट्वीट्स आते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, फिर उसके बाद एक्शन ऐसे आ रहे हैं जिसमें कोई एतमाद साजी नहीं आ रही है। मामलात जो हैं तो मुज़ाकरात केस में वो किस्म के बयानात आते हैं उनके। अब तो उनके बयानात पर उनका अपना मीडिया, ईरान, अमरीकी अवाम या ईरान या ओवरऑल अगर दुनिया की बात करें, कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी ईरान के मौक़िफ़ पर या वहाँ से क्या बयान आएगा उसी पर भरोसा करते हैं। तो अगर इसी तरह की बयानबाजी उनकी जारी रही, इसी तरह के वो ट्वीट करते रहे, तो शायद कोई राह हम कर पाए, चाहे पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर भी काबिशें करते रहें। इसके लिए अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को खुद सबक सीखना